हेलो स्टूडेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की आज की क्लास में हम फिर से एक और फंडामेंटल राइट की बात करने जा रहे हैं। कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जो शामिल है आर्टिकल 29 और 30 के अंतर्गत। तो आइए हम शुरू करते हैं। देखिए, हमारा जो इंडिया है उसमें बहुत सारे संस्कृत मतलब कई ऐसे धर्म है, बहुत सारे धर्मों के लोग हैं जिनकी अपना भाषा है, अपनी संस्कृति है, अपना कल्चर वो फॉलो करते हैं। अलग अलग धर्मों के ये लोग हैं, तो इन सबके प्रोटेक्शन के लिए भी कोई ना कोई प्रोविजन होना कॉन्स्टिट्यूशन में जरूरी है। इन लोगों में से कुछ आध ऐसे भी है जो माइनॉरिटीज हैं, जो अल्पसंख्यक है, बहुसंख्यक नहीं है। तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर जो है उनको ये लगा कि इनके हितों का संरक्षण भी करना आवश्यक है, इसलिए उन्होंने इन अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के प्रोटेक्शन के लिए आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 का प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में डाला। तो इसीलिए मेनली अगर फोकस किया जाए तो आर्टिकल 29 एंड 30 माइनॉरिटीज के राइट्स के रिगार्डिंग बात करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखने की है कि हम लोग अगर आर्टिकल 29 एंड 30 पढ़ रहे हैं तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि किन को प्राप्त है। आर्टिकल 29 एंड 30 केवल और केवल इंडियन सिटीजन्स को अवेलेबल है, भारत के नागरिकों को ये प्राप्त है। आर्टिकल 29 बात करता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण के बारे में, यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण के संबंध में आर्टिकल 29 दो प्रोविजन करता है। इसमें 2 क्लोजेस है। फर्स्ट क्लोज कहता है कि भारत में किसी भी स्थान पर रहने वाले नागरिक, मतलब वो भारत के किसी भी स्थान में जो निवास कर रहे हैं, कौन, भारत के नागरिक। तो यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है सिटीजन ऑफ इंडिया की। ठीक है, भारत में कहीं भी निवास करने वाले उसके नागरिक जिनकी अपनी क्या है, भाषा है, लिपि है, संस्कृति है, जिनकी खुद की अपनी भाषा है, लिपि है, संस्कृति है, उनको उस भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का और उसकी सुरक्षा करने का अधिकार होगा। वो इनको प्रोटेक्ट और कंजर्व करके रख सकते हैं। कोई भी इनकी भाषा, लिपि या संस्कृति का हनन नहीं कर सकता। तो यहाँ पर फर्स्ट मेनली तो माइनॉरिटीज को राइट दे दिया गया है कि वो अपनी जो लैंग्वेज है, अपनी स्क्रिप्ट है, अपना कल्चर है, उसको प्रोटेक्ट करके, कंजर्व करके वो रख सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो एक तरीके से आर्टिकल 29 का फर्स्ट क्लोज सेफ गार्ड है किसके लिए, माइनॉरिटीज की लैंग्वेज के लिए, उनके स्क्रिप्ट के लिए और उनके कल्चर के लिए। तो यहाँ ये माइनॉरिटीज को सुरक्षा अवेलेबल करवाता है आर्टिकल 29 का क्लोज फर्स्ट। कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस आते हैं कंपटीशन एग्जाम्स में, उनमें भी आपसे पूछ लिया जाता है कि माइनॉरिटीज के रिगार्डिंग जो प्रोटेक्शन है वो किस आर्टिकल में दे रखा है। तो आपको बताना आर्टिकल 29, ठीक है, जिसकी हम लोग बात करें। तो यहाँ पर जो नागरिकों को दे रखा है वो दे रखा है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, किन आधार पर, उनकी भाषा, लिपि या संस्कृति को बचाए रखने के आधार पर वो इसकी सुरक्षा कर सकते हैं। इसके अलावा सेकेंड क्लोज इसका कहता है कि किसी भी नागरिक को, ये भी नागरिक की, भारतीय नागरिक की बात करता है, किसी भी नागरिक को राज्य द्वारा पोषित और मान्यता प्राप्त, मतलब राज्य द्वारा, अगर स्टेट द्वारा फंडेड है या स्टेट द्वारा रिकॉग्नाइज्ड कोई शिक्षण संस्थान है, कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, उसमें एडमिशन देने से, प्रवेश से धर्म, मूल वंश, जाति या भाषा के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी नागरिक को किसी ऐसे शिक्षण संस्थान में जो कि राज्य के द्वारा पोषित है, राज्य के द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त है, फंडेड है, या फिर राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त है, ऐसे शिक्षण संस्थानों में धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर या भाषा के आधार पर प्रवेश देने से मना नहीं किया जाएगा। ये नहीं कह सकते कि आप फला जाति के हैं तो हम आपको अपनी इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं देंगे। ये नहीं कह सकते कि आप उस भाषा को यूज करते हैं तो नहीं दे सकते, उस धर्म के हैं हम पार्टिकुलर धर्म के लिए यूज लेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी जो संस्था है वो कैसी है, अगर राज्य द्वारा फंडेड है या फिर राज्य द्वारा वो मान्यता प्राप्त है। ठीक है, तो वहां पर इनको मना नहीं किया जा सकता एडमिशन के लिए। तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण इस तरह से आर्टिकल 29 अपने दोनों क्लोजेस में इनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है, माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है। फर्स्ट हमने क्या देखा, भारत में कहीं पर भी रहने वाले माइनॉरिटीज को अधिकार है कि वो अपनी धर्म का, अपनी भाषा का, अपनी लिपि, अपनी संस्कृति को कंजर्व और प्रोटेक्ट करके रखे, और ना उनको किसी भी व्यक्ति को ये नहीं कहा जाएगा कि आपको हम
ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जिसको कि जो राज्य द्वारा पोषित है या राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त है, हम आपको किसी धर्म, मूल, वंश, जाति या भाषा के आधार पर, क्योंकि आप भिन्न हैं, क्योंकि आप अल्पसंख्यक वर्ग के हैं, तो ये कहकर उनको मना नहीं किया जा सकता। क्लियर? तो आर्टिकल 29 की बात हमें समझ में आई। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 30 के बारे में। आर्टिकल 30 बात करता है शिक्षण संस्थाओं की स्थापना। क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्या अल्पसंख्यक वर्ग जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एस्टैब्लिश कर सकते हैं क्या? आंसर इज यस। हाँ, उनको भी राइट है। जैसे मेजोरिटी को राइट है, उस तरह से इस माइनॉरिटी जो लोग हैं उनको भी अधिकार है कि वो अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं। तो ये अधिकार उन्हें कौन देता है? आर्टिकल 30। तो अल्पसंख्यक वर्ग शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं। आर्टिकल 30 में 2 क्लोजेस बताता है, जिसमें फर्स्ट में तो ये माइनॉरिटीज को राइट देता है और दूसरे क्लोज में स्टेट को ऑब्लाइज कर देता है कि स्टेट की ये ड्यूटी है। स्टेट को रेस्ट्रिक्ट कर देता है कि आप इस तरह का कोई काम नहीं करेंगे। तो आइए फर्स्ट में हम बात करते हैं माइनॉरिटीज के राइट के बारे में। भाषा या धर्म पर आधारित अल्पसंख्यक वर्ग। देखिए, अल्पसंख्यक वर्ग भाषा पर भी आधारित हो सकता है या अल्पसंख्यक वर्ग धर्म पर भी आधारित हो सकता है ना। तो भाषा या धर्म पर आधारित अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षण संस्थाओं की स्थापना एवं उनके प्रशासन करने का अधिकार होगा। तो अल्पसंख्यक वर्ग जो या तो भाषा पर है या धर्म पर आधारित अल्पसंख्यक वर्ग है, उनको वो शिक्षण संस्थाएं जो अपनी रुचि की, उनके इंटरेस्ट की जो शिक्षण संस्थाएं हैं, वो चाहे जिस विषयों की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं और उनका प्रशासन चला सकते हैं। वहां का जो मैनेजमेंट होगा, वहां पे नियुक्ति कौन कर सकता है? ये अपने नॉर्म्स के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन सेंट जेवियर कॉलेज अहमदाबाद वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शंस दिए थे कि भले ही अल्पसंख्यक वर्ग अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकता है, भले ही वो खुद प्रशासन का अधिकार उनके हाथों में है, अल्पसंख्यक वर्गों के हाथों में, लेकिन यहाँ का जो पाठ्यक्रम होगा, यानी कि जो स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाएगा, जो सिलेबस होगा, उसको तो राज्य ही डिसाइड करेगा, वो स्टेट के द्वारा ही डिसाइडेड होगा, इनके द्वारा नहीं होगा। क्लियर? नेक्स्ट, सेकंड। अब यहाँ पर बात करते हैं राज्य के ऊपर क्या ड्यूटी इम्पोज करी गई है कि राज्य द्वारा सहायता देने में अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित शिक्षण संस्थाओं से भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब राज्य अगर सहायता दे रहा है, फंडेड कर रहा है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को, तो वो किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को इस आधार पर मना नहीं कर सकता कि भाई आपकी जो शिक्षण संस्था है वो अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित की गई है। अर्थात राज्य मना नहीं कर सकता कि हम आपकी शिक्षण संस्था को सहायता नहीं देंगे क्योंकि आपकी शिक्षण संस्था अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित की गई है। तो राज्य को भेदभाव करने से, डिस्क्रिमिनेशन करने से यहाँ पर मना करता है आर्टिकल 30 का क्लोज 2। तो इस तरह से हमारे आर्टिकल, इसमें कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के अंतर्गत 2 आर्टिकल हमने पढ़े हैं, आर्टिकल 29 एंड 30, जो बात किसकी कर रहे हैं? माइनॉरिटीज के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो माइनॉरिटीज के राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, साथ के साथ उनके सेफ गार्ड का काम कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर में आर्टिकल 32 की बात करेंगे, जो हमारा लास्ट फंडामेंटल राइट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू।